हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेड ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं रवि यादव। आज हम बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास पे, और ये हम महेश वर्णवाल की बुक से पढ़ा रहे हैं आपको। और हम देखते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है, इसमें चर्चा करेंगे। तो पहले इतिहास क्या है, पहले इतिहास की बात करते हैं दोस्तों। पहले इतिहास क्या है, इतिहास की बात करते हैं तो क्या है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्टों, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रम विवरण ही इतिहास कहलाता है। अब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो राजतरंगिणी को यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक माना जाता है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो कलहन थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो कलहन थे। ये भी याद रखना है कि राजतरंगिणी जो पुस्तक ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है क्या, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे। तो इसे क्या कहा जाता था, आहत सिक्के। यानी कि प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को ये भी याद रखना है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइमरोज को। यानी डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है। तो स्टुअर्ट पिगट का ये एक इतिहासकार थे। चीनी यात्रियों ने, अगला क्वेश्चन है क्या, चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो इन तुका। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता था, अभिलेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। यानी कि इसको कह सकते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। अब अगला देखते हैं क्या, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरा लिपि विद्या कहा जाता था। यानी लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरा लिपि विद्या कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत वर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। तो हाथी गुफा अभिलेख से। ये हाथी गुफा लेख जो है ये भी याद रखना है कि राजा खारवेल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। हाथी गुफा लेख राजा खारवेल से संबंधित थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसे ने तैयार किया था। तो वी.ए. स्मिथ ने सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास, मतलब कि सही तरीके से, मतलब सजा के इतिहास का वर्णन किया था। तो वी.ए. स्मिथ ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इतिहास पे बात करते हैं। तो इतिहास को जो है दोस्तों हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इतिहास को जो है 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल को कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल को कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। तो अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करते हैं हम, तो इनकी उत्पत्ति जो है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को जो है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। और ऐतिहासिक काल जो है 600 ईसा पूर्व से आगे के काल को माना जाता है। अब पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब कि प्रागैतिहासिक काल में जो है, प्रागैतिहासिक काल में क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत था, क्योंकि लिखित साक्ष्य इसमें उपलब्ध नहीं थे। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में जो लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। मतलब ये किंतु वो पठनीय थे, इनको पढ़ नहीं पाते थे आद्य ऐतिहासिक काल में। और जब ऐतिहासिक काल आया, हिस्टोरिकल पीरियड आया, तो इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हो गए। यानी कि पुरातात्विक एवं साहित्यक दोनों पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे इसमें। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण भी है। यानी भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो है
मतलब सभी स्रोतों को लिया गया है जो जो मतलब उस समय प्रचलित थे। तो पहला क्या था, धार्मिक ग्रंथ था, ऐतिहासिक ग्रंथ था, पुरातात्विक साक्ष्य थे तथा विदेशी विवरण, यानी विदेशी लोग जो विद्वान आए थे उन्होंने भी जो यहाँ के बारे में लिखा था वो भी मतलब भारतीय इतिहास को जानने का एक साधन था। अब अगला क्वेश्चन है क्या, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ाया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। यह 1837 ईस्वी में यानी कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो यह मनु थे। ठीक है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नहीं सॉरी दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से किस वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश का, यानी कि मौर्य वंश की जानकारी जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। तो कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के भी नाम से जाने जाते हैं और चाणक्य के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। ठीक है। अब देखते हैं क्या कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सतवाहन वंश से। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित थे। ठीक है। और आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक को भी याद रखना है। तो ये कौन थे? सिमुक थे। आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से। मौर्य वंश से विष्णु पुराण संबंधित। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी कि अशोक भी यही मौर्य वंश से ही आए थे। ठीक है। और खरोष्टी लिपि की अगर बात करते हैं तो खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश। नारद स्मृति से हमको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। और शुंग वंश की एक शुंग वंश भी आता है। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था दोस्तों। तो स्त्री को पुरुष की, अगला क्वेश्चन है क्या, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। और देखते हैं महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। ठीक है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय बाद यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया। भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। ये भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन होता है। पुरालेख विद्या में किसका अध्ययन होता है? शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को। ठीक है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रोहेला। ये इब्न बतूता जो था दोस्तों मोरक्को यात्री था। ठीक है। हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है। और नालंदा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है। अब प्रमुख अभिलेख और शासक की बात करते हैं दोस्तों। प्रमुख जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, प्रमुख अभिलेख एवं शासक। ठीक है। प्रमुख अभिलेख एवं शासक की इसके बात करते हैं। तो क्या है प्रमुख अभिलेख एवं शासक? एक तरफ अभिलेख दिया हुआ है और एक तरफ शासक दिया हुआ है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से है। और हाथी गुफा लेख जो है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है।
ऐहोल अभिलेख या पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। और जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो रुद्रदामन से, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से, ठीक है। और भीतरी ओजुना अभिलेख स्कंदगुप्त से। भीतरी ओजुना अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। अगला क्वेश्चन है बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। ह्वेनसांग ने, अगला क्वेश्चन है ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सीयू की में। और ह्वेनसांग कहाँ के थे? तो चीन के थे ये रहने वाले, ठीक है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था, ठीक है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। यानी कि मोरक्को इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास का पता चलता है? तो सुंग वंश का। अब हम बात करते हैं चीनी लेखकों का वर्णन। जो मतलब चीनी लेखक देखते हैं कौन कौन सब है। पहला फैयान है, ठीक है। पहला फैयान है। फैयान की बात करते हैं दोस्तों। फैयान जो है 399 से 414 ईस्वी के समय आया था, ठीक है। यह भारत का, इसकी रचना जो है भारत दशा का विवरण, इसने जो भारत दशा का विवरण का लेखक यानी कि रचना किसने किया था? फैयान ने। अब इसका यात्री विवरण देखते हैं क्या है। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बताया। अब ह्वेनसांग की बात करते हैं। यह 629 से 645 ईस्वी के बीच आया था। यह पूछता है कि ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 629 से 645 ईस्वी के बीच। और इसकी रचना जो है सीयू की जो है ना पाश्चात्य संसार के लेख, मतलब इसका सीयू की का अर्थ क्या हुआ? पाश्चात्य संसार के लेख का वर्णन ह्वेनसांग ने किया था। और ह्वेनसांग, अब देखते हैं, ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। इसने हर्ष को जो शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार यानी कि यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता है। किसको? ह्वेनसांग को। और इति सिंह भी, ये भी चीन का ही था। यह 673 से 675 ईस्वी के बीच आया था। इन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों की आत्मकथाएं लिखी थी। और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। इन्होंने, यानी कहने का मतलब इति सिंह ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के उद्देश्य से आया था। और अंतिम में क्वेश्चन है क्या? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख यानी कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी कि कहा जाए कि मतलब एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त से है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। और अब अगले दिन चर्चा करेंगे, फिर मतलब आगे पढ़ाया जाएगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।